उस रात माँ जी के जीवन और बच्चों की खुशियों से भी बढ़कर है क्या ज़माने के ताने आपके लिए। देखिए, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। जैसे आपने तय किया वैसे ही मैं चली। मन हो या ना हो, आपकी हर बात में हामी भरी। आपने कहा हमारे यहाँ औरतें नौकरी नहीं करती, तो मैंने हंसते खेलते गृहस्थी संभाल ली। हमारे बच्चे हुए तो अपनी खुशियाँ भुला उन्हीं में व्यस्त हो गई। आखिर आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपकी नज़रें किसी के आगे झुके ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सुख हो या दुख सदैव आपके कहे अनुसार आपके साथ चली। मगर आज परिस्थितियाँ पर हमारा बस नहीं। माँ जी बीमार हैं, बाबू जी लाचार हैं, गांव में उनका इलाज करा पाना संभव नहीं था, सो हम खुशी खुशी उन्हें यहाँ ले आए। आज 2 बरस हो गए। आपकी कमाई, बाबूजी की पेंशन, सब की सब बच्चों की फीस, घर खर्च और माँ जी के इलाज में जा रही है। ये तो मैं जानती थी, मगर हमारी बचत भी सब लगभग खर्च हो चुकी है। इस बात से आपने मुझे अनजान रखा। अगर आज बाबूजी को मैं फ़ोन पर गांव की ज़मीन बेचने की बात करते हुए ना सुनती, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। जब बच्चों की ज़रूरत के सामान के लिए आप पैसे देने से मना किया करते, तो मुझे लगा कि परिवार की हालत को देखते हुए एक एक पैसे की बचत करना ज़रूरी है। शायद इसलिए आप मना करते हों। मगर आज सच का पता चला कि जब कुएं में पानी था ही नहीं तो निकलता कहाँ से। पिछले महीने जब बच्चों को स्कूल की तरफ से पिकनिक जाना था, लेकिन वो पैसे के अभाव के कारण ना जा पाए, तो उनकी आंखों में तो पीड़ा थी। अपना अपना बचपन ना जी पाने की, अपने दोस्तों के साथ यूं स्कूल ट्रिप्स पर ना जा पाने की, उसे देखते हुए मेरे मन में जो पीड़ा उठी थी वो मैं ही जानती हूँ। पर फिर भी आपसे कुछ नहीं कहा। लगा क्यों आपके जख्म कर दूं। वैसे ही आप परेशान हो और फिर इन सब खर्चों के पीछे सेविंग्स भी निकल गई तो क्या फ़ायदा। मगर सेविंग्स है ही नहीं, ये तो मुझे आज पता चला। मृत्युंजय खिड़की से बाहर बस शून्य में निहारता हुआ मानो अपनी चुप्पी से ही अनुराधा का पक्ष स्वीकारता हुआ खड़ा था। कहता भी क्या, आखिर जो कुछ भी वो कह रही थी वो गलत भी तो नहीं था। यही अगर वो भी उसका कुछ हाथ बटा पाती तो शायद परिस्थितियाँ और थोड़ी बेहतर होती। ये आज वो समझ रहा था। मगर घर परिवार, रिश्तेदार, समाज, इन सबकी बेड़ियों में जकड़ा हुआ मृत्युंजय खुद को असहाय पा रहा था। हर वक्त तो उसे बस यही सिखाया गया था कि अगर घर की इज्जत घर से बाहर कदम रखेगी तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। सब तो यही ताना मारेंगे ना कि बीवी की कमाई पर जीता है, अपने घर के खर्चे पूरे करने में भी असमर्थ है, 4 लोगों को एक सुखी जीवन भी नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। इस मानसिकता से निकलना इतना भी आसान नहीं था जितना कि लगता है। ये कहानी है मृत्युंजय और अनुराधा की, जो शुरू होती है 10 बरस पहले। मृत्युंजय और अनुराधा की शादी को लगभग 10 बरस हो चुके थे। शादी के बाद कुछ समय तो वो गांव में रहे। फिर मृत्युंजय को मुंबई में नौकरी मिल गई और वहाँ एक छोटा सा आशियाना तलाशने के बाद वो अपने परिवार को भी अपने साथ लेता आया। उसकी एक बेटी राधिका और एक छोटा बेटा चेतन था। तब माँ जी बाबूजी ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो लोग गांव के माहौल में रचे बसे थे। फिर वहाँ उनकी ज़मीन भी थी और इस उम्र में एक नई जगह जाकर नए सिरे से शुरुआत करना कम से कम उन्हें तो मुश्किल लगता था। फिर उनका दूसरा बेटा नज़दीक ही कानपुर में अफसर था, सो उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वो तो आता जाता रहेगा ही, सो उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुंबई शहर में अपने उस छोटे से घर में एक सुखद ज़िंदगी गुजार रहे थे वो लोग। बड़ा शहर और वहाँ की महंगाई और कमाने वाला मृत्युंजय अकेला। घर का किराया, बच्चों की फीस, फल सब्जी, राशन पानी आदि कुछ मिलाकर बड़े शहर में रहने के कारण उसके खर्च बहुत ज़्यादा थे। तब भी एक बार अनुराधा ने उसके सामने ये मुद्दा उठाया था, मगर उसने सीधे सीधे ही ना कह दिया था। ये क्या कह रही हो, घर वाले क्या कहेंगे कि मुंबई जाते ही इन लोगों ने अपनी मन मर्जी करना शुरू कर दिया। सब तो मुझ पे ही ताना कसेंगे
कि लेकर गया था बड़ी शान से, 2 दिन भी रख नहीं पाया और लगा दिया काम पे। बड़ी जल्दी पड़ी थी बीवी को कमाई खाने की इसको। नहीं नहीं, तुम तो बस घर के अच्छे से संभालो, ये सब मैं देख लूँगा। धीरे धीरे खर्चों को पूरा करने के लिए उसने ओवर टाइम शुरू कर दिया। फिर रात को भी कुछ देर वो टैक्सी चलाता। इधर अनुराधा भी एक एक पैसा बचाती, सारे काम खुद ही निपटाती, हर तरह से किफ़ायती करती और हर महीने वो दोनों मिलजुल कर कुछ ना कुछ बचत भी कर लेते, जिसे वो अपने बच्चों के नाम जमा करवा दिया करते थे। कभी तो मृत्युंजय अनुराधा से कहता भी कि इस महीने अपने लिए कुछ ले लो, तो वह कहती कि ले लूँगी बाद में, कहाँ भागी जा रही हूँ, अभी बच्चों के लिए जमा करते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। 2 बरस पहले सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव से खबर आई कि मृत्युंजय की माँ बहुत बीमार थी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें शहर में बड़े अस्पताल में जांच करवाने का सुझाव दिया। वो लोग फौरन गांव के लिए निकले। बड़े भैया भाभी पहले से ही वहां मौजूद थे। बड़े भैया ने फौरन सुझाव दे दिया कि मुंबई से बेहतर कोई शहर नहीं इलाज करवाने के लिए। मृत्युंजय और अनुराधा ने भी हामी भर दी और खुशी खुशी माँ जी बाबूजी को मुंबई लाने की तैयारी में जुट गए। बड़े भैया ने भी उन्हें विदा करते वक्त हक से कहा कि मैं माँ बाबूजी के साथ तो नहीं आ सकता, मगर रुपए पैसे की कोई भी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक कहना। मगर रुपया पैसा तो क्या, इन 2 बरसों में ना तो कभी मिलने ही आए, ना कभी ठीक से मृत्युंजय से उनका हालचाल लिया। खैर, मृत्युंजय और अनुराधा को इस सब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की नज़रों में तो केवल माँ जी का जीवन और अपना सुखी परिवार जरूरी था। मगर आज बात इन्हीं दोनों मुद्दों पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ पैसों की तंगी की वजह से बच्चे छोटी छोटी ख्वाहिशों को तरस रहे थे, दूसरे माँ के इलाज में मुश्किल आने लगी थी। आखिर दवाइयों का खर्च भी तो कितना था, बच्चों तक तो फिर भी ठीक था, मगर जब पिछली रात माँ जी की दवाई ला पाने में मृत्युंजय ने अपनी असमर्थता जताई, तो अनुराधा ने बैंक से बच्चों के बचत खाते की रकम लाने को मृत्युंजय को पासबुक दे दी। मृत्युंजय बिना कुछ कहे पासबुक लेकर वहां से चला गया और सुबह सुबह ही बाबूजी से कुछ बातें करके काम पर चला गया। अनुराधा को लगा शायद दवाई पाने की ही बात होगी, मगर जब उसने बाबूजी से गांव की ज़मीन बेचने के बारे में किसी से फ़ोन पे बात करते सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तब उसने जाना कि क्यों मृत्युंजय कुछ दिनों से इतना परेशान था। सारा दिन खुद को ठगा सा महसूस करती रही वो, और रात को उसके आते ही उसने अपनी बात मृत्युंजय के सामने रखी। उस रात, देखिए, मैंने इन 2 बरसों में जी तोड़ मेहनत कर माँ जी की सेवा की है। आपने भी पूरी कोशिश की हमारी ज़रूरत को पूरा करने की, मगर फिर भी हमारे बीच इतनी दूरी है कि आप मुझसे अपनी मनोस्थिति ना कह सके। ये जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। आज तक हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, पर आज बाबूजी जिस तरह फ़ोन पर नम आँखों से अनुरोध कर रहे थे उनकी ज़मीन जल्दी से जल्दी बिकवाने का, जिससे कि माँ के इलाज में रुकावट ना आए, इस बात ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। भैया भाभी वहाँ कानपुर में आराम से जी रहे, इतना बड़ा ओहदा, बंगला, नौकर चाकर, ऐसो आराम सब है, फिर माँ जी बाबूजी की सेवा करने का सारा जिम्मा हमारे माथे मड़ बड़ी चतुराई से किनारे हो लिए। कभी पलटकर आपको फ़ोन तक नहीं किया, क्या वो उनके माँ बाप नहीं? ये क्या कह रही हो अनुराधा? क्या अब तुम भी माँ बाबूजी से चंद पैसों के खातिर मुख मोड़ लेना चाहती हो? मृत्युंजय फौरन बोला, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैं तो वैसे भी उन्हें कहीं जाने नहीं देने वाली। मैं तो बस केवल इतना कह रही हूँ कि ज़मीन क्यों बेचनी, आप ही फ़ोन कर उन्हें उनका फ़र्ज याद दिलाइए। उनके लिए तो इतना खर्चा मामूली बात है। मैं उनके आगे हाथ बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मृत्युंजय बोला, उनसे आप मांगेंगे नहीं, मुझे काम करने देंगे नहीं, तो पैसे क्या पेड़ से तोड़कर लाएंगे? अनुराधा गुस्से में पूछ बैठी। अब तक बाहर खड़े अनुराधा के ससुर जी, जो कि सब सुन रहे थे, अंदर आए। बहू, तुम सही कह रही हो,
पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं जो हम तोड़ लाएंगे। और ये भी एक सच्चाई है कि मेरी पेंशन और मृत्युंजय की कमाई मिलाकर भी अभी ठीक से घर नहीं चला पा रहा। मगर ये तो निश्चित है कि चाहे मर जाएं, बड़े से भीख नहीं मांगूंगा। जिसे करना है अपनी इच्छा से करें, जोर ज़बरदस्ती किसी पर नहीं है हमारा जिम्मा उठाने की। इसलिए तो मैं अब गांव की ज़मीन साथ ही मकान भी बेच देना चाहता हूँ। वो अनुराधा से बोले। उन्हें देखकर सर ढकती हुई अनुराधा बोली, बाऊजी यही तो मैं कब से कह रही हूँ इनसे कि किसी का एहसान नहीं लेना, ना लें, पर अगर मेरा नौकरी करना शोभा नहीं देता तो क्या आपके रहते हुए ही आपकी ज़मीन जायदाद बेचना शोभा देता है? मेरे नौकरी करने से दुनिया इन पर ताने कसेगी तो क्या आपका घर बिकने के बाद वही दुनिया इनकी तारीफ की कसेदी पड़ेगी? सही कह रही हो बहू तुम। दुनिया को देखते रहेंगे तो दुनिया तो हमारा तमाशा बना हंसती ही रहेगी। मदद करने में सब पीछे और ताने कसने में सब आगे हमारी ही भूल होती है, जो हम दुनियादारी निभाने को अपनों के सपने ही दबा लेते हैं। ये कोई दुनियादारी नहीं, हमारी संकुचित मानसिकता है। और आज इससे बाहर आते हुए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ नौकरी करने की, वो भी अपनी पसंद की। बाऊजी ने कहा, बेटा मृत्युंजय, शायद अब तक तुम भी मेरी तरह दुनिया के सब रंग देख चुके हो और समझ चुके हो। तो अगर स्वाभिमान से जीना चाहते हो तो बहू की आज आज़ादी कर दो अपने फैसले लेने को। आज मैं ही तुम्हें ये पाठ पढ़ाता हूँ कि दुनिया तो हमें किसी भी हाल में ताने ही मारेगी। हमें ही अपने कान बंद करके अपनी खुशियाँ तलाशनी होंगी, वरना तो ये जीवन बड़ा कठिन है। उन्होंने मृत्युंजय से कहा। अब माँ की दवाई का समय हो चला है, कहते हुए वो निकल गए। उनके जाने के बाद अनुराधा मृत्युंजय से ये कहकर कि आपका जो भी फैसला हो सुबह बता दीजिएगा, अपने काम में लग गई। वो रात बड़ी लंबी थी, मगर कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। सो वो सुबह मृत्युंजय और अनुराधा के जीवन में एक नया सवेरा लाई। मृत्युंजय सुबह सुबह अनुराधा के लिए अखबार लाया और उसे देते हुए बोला, इसमें से कई नौकरियों की इश्तेहार हैं, तुम देख लेना, फिर आवेदन भर देंगे। अनुराधा बहुत खुश थी मृत्युंजय का ये फैसला सुनकर, मगर उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। आप ये लाए, इसका धन्यवाद, मगर मेरे मन में कुछ और विचार हैं। नौकरी ढूंढने में तो कई दिन लग जाएंगे, फिर सारा दिन घर से बाहर रहूँगी तो माँ जी और बच्चों का ख्याल कैसे रखूँगी? उसने कहा। तो क्या तुमने इरादा बदल दिया? मृत्युंजय ने पूछा। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। देखिए, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं वो काम करूँगी जो एक तो मुझे आसानी से मिल जाए, जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, दूसरे घर से ही हो जाए, जिससे कि मैं माँ जी और परिवार का भी ध्यान रख सकूं। अनुराधा ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मृत्युंजय ने पूछा। तब अनुराधा बोली कि मैं सुबह यहाँ बगल की सोसाइटी में खाना पकाने का काम कर लूँगी। वैसे भी खाने का काम यहाँ सबको सुबह सुबह चाहिए होता है। फिर घर आकर दोपहर बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। वैसे भी राधिका और चेतन के मार्क्स देखकर मुझसे आस पड़ोस के लोग कब से ट्यूशन क्लास शुरू करने को कह रहे हैं, अनुराधा ने बताया। अनुराधा, ट्यूशन तक तो ठीक है, मगर किसी के घर खाना पकाना काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप भी तो रात को टैक्सी चलाते हैं, अनुराधा ने उसकी बात काटते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, कहकर मृत्युंजय काम पर निकल गया। अनुराधा ने काम निपटाकर अपनी सहेलियों को अपनी मंशा बताते हुए काम ढूंढने को कहा। खाना बनाने का काम तो उसे फौरन 2 घरों में मिल गया और कुछ ही दिनों में ट्यूशन के लिए आसपास के छोटे बच्चे भी उसके घर आने लगे। अरे बहू, ये बच्चों को तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, सारा दिन खाली ही तो रहता हूँ। तुम अपनी सहेलियों से कह देना कि हिंदी और संस्कृत के लिए यदि किसी को ज़रूरत हो तो मैं देख लूँगा, बाऊजी ने अनुराधा से कहा। और कुछ ही दिन में वो भी बच्चों को पढ़ाने लगे। अब घर फिर से पटरी पर आने लगा। घर खर्च आराम से निकल जाया करता था और बच्चों की ज़रूरत का सामान भी आ जाया करता। करीब 6 महीने के बाद एक दिन अचानक बड़े भैया भाभी और बच्चों समेत उनसे मिलने पहुँचे।
अरे आइए भैया, इतनी समय बाद आप लोगों से मिलना हुआ। अनुराधा ने उनका स्वागत करते हुए कहा। मृत्युंजय, कैसे हो भाई? बहुत याद करता हूँ तुम्हें, बस समय ही नहीं मिल पाता तुमसे बात करने का। हाँ, मगर बाबूजी से तुम्हारा हाल चाल लेता रहता हूँ, मगर नाराज़ हूँ तुमसे। कहा था ना, ज़रूरत पड़े तो मदद मांग लेना, मगर तुमने तो अनुराधा को ही काम पे लगा दिया। ये सब शोभा देता है क्या तुमको? गांव में सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, वो मृत्युंजय से बोले। जवाब में बाबूजी बोले, अरे छोड़ो बरखुरदार, जहाँ जाना नहीं वहाँ का क्या सोचना। गांव तो ऐसे भी अब हमारे लिए पराया हो चुका। अब तो जीना मरना यही है, तो वहाँ कौन क्या कहता है इससे हमें क्या लेना देना। तुम्हें तो मतलब अपनी माँ के इलाज से होना चाहिए था, और तुम क्या बात निकाल कर बैठ गए। अब तुम तो गायब हो गए थे, कभी 2 मिनट फ़ोन किया और छुट्टी। ऐसे में घर तो हमें ही मिलकर चलाना था ना, सो मैंने ही बहू को इजाज़त दे दी नौकरी करने की, और देखो नतीजा, तुम्हारी माँ पहले से कितनी बेहतर है। हाँ, गांव की बात से याद आया, तुम्हारे हिस्से की ज़मीन के कागजात बनवा दिए हैं मैंने अपना हिस्सा तो बेच दिया है। तुम्हें जो करना हो तुम देख लेना। साथ ही वो घर तो मैंने बनवाया था, सो उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं, सो वो तो मैंने पहले ही बेच दिया। अच्छा बाबूजी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, अटकती आवाज़ में उन्होंने जवाब दिया। साथ ही मृत्युंजय और अनुराधा भी ये बात सुन अचंभित रह गए। अरे, बात पता नहीं चला तो पिछले हफ्ते काम के सिलसिले में गांव जाने के बाद तू अचानक वहां कैसे आ गया? बाबूजी ने भी व्यंग कस दिया। खैर, हिस्से की बात सुनकर वो लोग बड़े खुश नज़र आ रहे थे, मगर अनुराधा और मृत्युंजय, जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, थोड़े दुखी थे। रात को दोनों बाबूजी के कमरे में जाकर बोले, बाबूजी सब तो ठीक हो रहा था, फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी सब बेचने की? हमें बताया भी नहीं आपने। अनुराधा तो बोल पड़ी, बाबूजी अब ये लोग तो बंटवारे का दोषी हमें ही मानेंगे ना। अरे बहू, तुम कब से जमाने की ताने की फिक्र करने लगी? तुम्हें तो मैं बहुत बहादुर और समझदार समझता हूँ, बाबूजी ने जवाब दिया। कुछ दिन ठहर। जब वो लोग वापस जाने लगे तो बाबूजी ने कागजात लाकर उन्हें दिया। ठीक से देख लो और पढ़ लो, फिर कहीं कोई बात समझने के लिए इतनी दूर दोबारा ना आना पड़ जाए तुम लोगों को। जब उन्होंने कागजात देखे तो होश उड़ गए। ये क्या बाबूजी, ये तो सिर्फ छठे भाग की ज़मीन है। वो बोला, हाँ तो यही तुम्हारा हिस्सा है। देखो बेटा, उस ज़मीन का आधा हिस्सा ही तुम्हारे दादा का था, बाकी का आधा मैंने खुद खरीदा था, तो वो आधा तो मेरा हुआ। अब जो तुम्हारे दादा का हिस्सा था उसके 3 भाग पड़े, एक मेरा, एक मृत्युंजय का और एक तुम्हारा, तो ये वही भाग है। रही मेरे और मृत्युंजय के हिस्से की, तो वो मैंने ठेके पे दे दिया है, जिससे हमें हर वर्ष एक तय रकम मिल जाएगी। और रहा मेरा हिस्सा, तो तुमसे बताया ना, मेरा हिस्सा और मेरा घर मैंने पहले ही बेच दिया है, और पैसे का जो करना था कर लिया। हाँ, याद आया, 2 दिन और रुक जाओ, हमारे छोटे से मकान का गृह प्रवेश है। अब इतनी दूर आए हो तो पूजा में सम्मिलित होकर ही जाना। अब जब हमें सारी उम्र यहीं रहना है तो किराए के मकान में कब तक रहेंगे, सो मैंने पास ही में अपना फ्लैट ले लिया। मुंह बनाकर जैसे तैसे वो लोग 2 दिन वहाँ रुके। गृह प्रवेश भी आधे मन से अटेंड किया। बाबूजी, तो वो रकम जो आएगी खेती की, उसे किसे लेना है? आप बता दे तो मैं देख लूँगा। निकलते वक्त वो बोला, उसकी चिंता तुम ना करो, वो रकम सीधे राधिका और चेतन के अकाउंट पर जाएगी। अब हम पर खर्च करते करते बच्चों के लिए कुछ बचता ही नहीं, सो उनका खर्च भी तो निकालना पड़ेगा ना। बाबू ने 2 टूक जवाब दिया। वाह देवरानी जी, क्या फिरकी घुमाई आपने, तो मान गए। अनुराधा की भाभी व्यंग कसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं भाभी, हाँ ये है ही बहुत चालाक। बाबूजी अनुराधा की बात काटते हुए बोले। बंटवारे का ठिकरा तो अनुराधा और मृत्युंजय के सर फूटा, मगर बाबूजी संतुष्ट थे और उन्हें समझा रहे थे कि उनके तानों को छोड़ो और अपने घर चलने की तैयारी करो। मगर बाबूजी क्यों, उन्होंने पूछा। नहीं करता तो सब कुछ हाथ से चला जाता। एक अफसर नज़र गड़ाए बैठा था मेरी ज़मीन पर, बाबूजी बोले। फिर भी सब बेच भी दिया तो अपने पास रखते क्यों, सब खर्च कर दिया।
दोनों ने एक स्वर में पूछा। अब हिस्सा तो करना था, जीते जी कर दिया, जो जीतने का अधिकार था उसे दे दिया। फिर परिवार को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको खरीदने को खर्च नहीं कहते। चलो अब ट्यूशन के बच्चे आते होंगे, जल्दी से चाय पीकर फ्री हो जाया जाए, कहते हुए बाबूजी राधिका और चेतन के साथ मस्ती करने लगे। दोस्तों, कई परिवारों में ऐसा देखा गया है कि बड़ों की सेवा की बारी आती ही तो सब हाथ छुड़ाकर भागते हैं और हिस्सा लेने की बारी आती है तो सबसे पहले आकर लाइन लगाते हैं। कई परिवारों आज भी यही धारणा है कि बहू की कमाई थोड़ी ना खाई जाती है। आखिर बहू कमाएगी तो जमाना क्या कहेगा। कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे जेवर क्यों ना बिक जाएं, पर बहू काम करे ना बाबा ना। ऐसे में बाबूजी के ये फैसला आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको ऐसी स्टोरी वीडियो एडिट करना नहीं आता तो कृपया इसमें कमेंट करें। मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें एडिट करना सिखाऊंगा।